हाय फ्रेंड्स, मैं आपका इस चैनल के ऊपर फिर से स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, हमने कल देखा था कि कैपेसिटर क्या होता है और कैपेसिटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते थे उन्हें हमने करा था। ठीक है। आज हम देखने वाले मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट चुंबक जिसे हम चुंबक बोलेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे फ्लक्स डेंसिटी हो गया और उसके परमेबिलिटी क्या होता है, फ्लक्स डेंसिटी अलग अलग रिलेटेड हम पढ़ेंगे। उसके बाद मैग्नेट किस किस का बना रहता है वो हम देखेंगे। ठीक है। तो एक्चुअल में मैग्नेट क्या होता है, देखो। मैग्नेट एक ऐसा जो सर्किट एक है मटेरियल जिसमें कोई आपस में आकर्षित करता है, उसे हम मैग्नेट बोलेंगे। जैसे कि इसमें क्या रहता है, दो पोल रहते हैं। एक एस पोल रहेगा और एक एन पोल रहेगा। ठीक है। तो ये क्या करेगा, एन पोल से इधर हमारी जो फ्लक्स रहेगी वो एस पोल की ओर जाती है। ठीक है। एन से एस की ओर जाती है और इंटरनल में क्या होता है, इससे अंदर भी चलता है जो कि एस से एन की ओर चलता है। तो आपको याद रखना है, बाहर कैसे चलता है, एन टू एस, और अंदर की साइड में कैसे चलता है, एस टू एन की ओर चलता है। ठीक है। इस प्रकार से चलता है। अब हमें याद रखना है कि एक चुंबक की बल रेखा रहती है, वो किसके बराबर, एक चुंबक की बल रेखा रहती है उसको हम एक मैक्सवेल जो सीजीएस यूनिट में उसको हम मेजर करते हैं, किसमें, सीजीएस। अगर हम टोटल 10 की घात 8 मैक्सवेल अगर हमारे पास रहते हैं, ठीक है, मैक्सवेल इतनी रहेगी तो ये हमारे पास हो जाएगी एक वेबर हो गए। कितने हो गए, एक वेबर के बराबर हो जाएगी। तो ये हमारे पास रहेगी, इसको आप याद रखिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखिए। और इसकी यूनिट, फ्लक्स की यूनिट क्या है, इसको याद रखिए। ठीक है, वेबर इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक। अब नेक्स्ट है फ्लक्स डेंसिटी के, हम डेफिनेशन को देखेंगे। फ्लक्स डेंसिटी एक्चुअल में क्या होता है, किसी भी मतलब चुंबकीय फ्लक्स के लंबवत, जैसे एक चुंबक मान सकते हैं हम इसको, ये एक पोल हो गया, एक ये पोल हो गया, इसके लंबवत इकाई पर प्रत्येक इकाई के क्षेत्रफल से निकलने वाली जो चुंबकीय बल रेखा रहेगी उसे हम फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। जैसे कि विद्युत फ्लक्स डेंसिटी भी रहता है और चुंबकीय फ्लक्स डेंसिटी, ये क्या है, चुंबकीय फ्लक्स डेंसिटी हमारे पास। ठीक है। इसको हम बी से प्रदर्शित करते हैं। और फ्लक्स बटे में एरिया आएगा, क्या आएगा, फ्लक्स बटे एरिया। तो इसका यूनिट क्या, फ्लक्स की यूनिट वेबर है। ठीक है, वेबर। और मीटर, एरिया की मीटर स्क्वायर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, या इसकी यूनिट टेस्ला हो सकती है, दोनों आप याद रखें। ठीक है, इसका फार्मूला याद रखें। हो सकता है कि हमारे पास ये दिया रहो, ठीक है, फ्लक्स का मान दिया जाएगा और एरिया का मान दिया रहेगा तो फ्लक्स डेंसिटी पूछ सकता है। ठीक है। या फिर फ्लक्स डेंसिटी दी रहे और फ्लक्स दिया रहे तो हमें एरिया निकालना रहेगा। ठीक है। इस प्रकार से अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट हम डेफिनेशन को देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है कि देखो, मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजेशन फोर्स जिसे हम एच से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किससे, हम एच से इसको प्रदर्शित करते हैं। ये होता क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर एन पोल को रखने पर उसके ऊपर जो बल लगता है उसे हम क्या बोलेंगे, चुंबकीय मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोलेंगे या चुंबकीय तीव्रता बोलेंगे उसको हम। ठीक है, चुंबकीय बल बोलेंगे। अब मैं आपको कुछ एक पॉइंट है इसको मैं बताता हूँ। लिंकेज फ्लक्स प्रति इकाई धारा इंडक्टेंस कहलाती, क्या है, जितने भी मतलब फ्लक्स लिंकेज होगी, जितना भी उसको हम कट करेगा वो इंडक्टेंस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, म्यू बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, म्यू बराबर होगा बी बटे एच, बी बटे एच, और बी बराबर हो जाएगा हमारे पास म्यू जीरो एच प्लस एम हो रहा है। इसका एक डेरिवेशन है, इसके द्वारा ये बनता है। ठीक है। और लेंज का नियम अगर इसमें हम देखो, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आता है हमारे पास, ये कुछ पॉइंट है जो याद रखने के लिए है। ठीक है, डी फाइव और डी टी रहता है। एक नियम है फेराडे का नियम जो कि ट्रांसफार्मर के ऊपर भी लागू होता है। ठीक है। और ये वाला हमारे पास, ठीक है, लेंज नियम, माइनस का मतलब। ठीक है। अब हम देखेंगे कि उस पर लगने वाले बल उस बिंदु के चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता कहलाती है। जैसे एच हमने जो पढ़ा था, ठीक है, एच बराबर क्या है, फोर्स बटे पोल हो गया। क्या है, फोर्स बटे बल है। इसकी यूनिट क्या हो सकती है, न्यूटन पर वेबर होगी, या फिर एम्पियर पर मीटर, या ओरस्टेट, ये भी इसकी यूनिट हो सकती है। ठीक है। अब मैं आगे बताता हूँ आपको, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अगर जैसे ये कंडक्टर है हमारे पास, इसमें जो धारा बह रही है उसका क्या प्रभाव रहेगा उसको देखना है। राइट
थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। और ये कार्क स्क्रू का नियम है। दो नियम हम इसमें देखेंगे। फर्स्ट नियम क्या बोलता है, यदि किसी चालक तार से करंट प्रवाहित होते हैं तो उस चालक तार के चारों ओर क्या रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस चुंबकीय क्षेत्र के मान को हम क्या करेंगे, चालक में प्रवाहित करंट के मान के समानुपाती होते हैं। जितना भी चुंबकीय क्षेत्र रहेगा, कितना, जितना करंट हमारा बह रहा है उतना ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वहां पे, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र उसकी दिशा, चालक में प्रवाहित करंट की दिशा के ऊपर निर्भर करती, कि किस तरफ से, जैसे ये हमारे पास एक कंडक्टर है, हो सकता है ये इस डायरेक्शन में करंट जा रहा, एक दूसरा यही कंडक्टर है, इसमें ये डायरेक्शन आ रहा, तो अलग अलग उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन एन और एस जो पोल रहेगा वो उसकी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की किसी दिशा ज्ञात करने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। राइट हैंड ऐसा थंब रूल, जिस प्रकार ये मैंने पकड़ा ऐसा, अगर इस प्रकार से यहाँ से करंट इधर चल रही है तो इस प्रकार हम पकड़ेंगे, और चुंबकीय क्षेत्र क्या ऐसा बनेगा, ये इस प्रकार से बनेगा, और करंट ये आगे की ओर जाएगी, इस डायरेक्शन में रहेगा ये करंट हमारे, तो ये, ठीक है, इस प्रकार से ये एन पोल ये एस पोल हो जाएगा, इससे हमारा बनता है। राइट हैंड थंब रूल के अनुसार चालक तार को अपने राइट हैंड में इस प्रकार पकड़ना है कि अंगूठा चालक में प्रवाहित करंट की दिशा दिखाना चाहिए, ठीक है। ये चालक में प्रवाहित करंट की दिशा, जैसे कि इसमें दिया है, ये क्या है, इस प्रकार ये करंट की दिशा अंगूठा बता रहा है, ठीक है। तो इसमें करंट की दिशा ये बता रहा है, ठीक है। बताता, उंगलियां चालक के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र रहते हैं उसको बताती है। जैसे ये उंगलियां है, ये चुंबकीय क्षेत्र को बताएगी। स्थिर अवस्था में इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ केवल विद्युत क्षेत्र रहते हैं। स्थिर अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, स्थिर अवस्था में इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ क्या रहेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन के चारों ओर विद्युत क्षेत्र रहेगा। कौन सा, विद्युत क्षेत्र ओनली रहेगा इसमें। और जो गतिशील रहेगा, ये क्या है, स्थिर है, ये किस प्रकार है, ये स्थिर है। और ये गतिशील अगर रहता है, गतिमान, उसमें क्या रहता है, विद्युत क्षेत्र प्लस, विद्युत क्षेत्र प्लस, विद्युत क्षेत्र प्लस हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र होगा, ये दोनों की दोनों मतलब इसमें रहेगा। तो आप इसको याद रख सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन गतिशील अवस्था में होते हैं तो मैंने क्या बोला कि दोनों की दोनों विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में रहेगा तो ये हमारे पास रहेगा, ठीक है। अगर हम एंड रूल को अगर हम यूज करते हैं, राइट हैंड रूल या एंड रूल, जिसको हम किसी कॉइल से करंट प्रवाहित करने से उसमें क्या होगा, चुंबकीय ध्रुव उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए एंड रूल का यूज करते हैं। एंड रूल का यूज क्यों करते हैं, किसी कॉइल के अंदर हम करंट फ्लो करा रहे हैं तो उसके पोल को, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल किस साइड में है उसको देखने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। और अपने दाएं हाथ की उंगलियों को कॉइल पर यदि करंट की दिशा पर रखने तो अंगूठा कॉइल पर बनने वाले एन पोल को शो करेगा, ठीक है। किसको, एन पोल को शो करेगा, जो भी है ये। इस प्रकार से ये वाला हमारा चल रहा है, ये वाला करंट है, ठीक है। इसमें और कुछ मैं दिखाता आपको, ये वाले इसको ध्यान दे आप, कि डीसी सप्लाई अगर देते हैं तो ये जो एन पोल बन रहा है, ये एन और ये एस बन रहा है, ये हमेशा स्थिर रहेगा और फ्लक्स उसमें जितना हम करंट दे रहे उतना ही बना रहेगा। लेकिन अगर एसी सप्लाई हम इसमें देते हैं, एसी सप्लाई इसमें देंगे तो क्या होगा, एन और एस जो यहाँ पे बनेगा वो कुछ समय आधी साइकिल कंप्लीट होने के बाद यहाँ एस बनाएगा और यहाँ एन बनाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे करंट क्या है, हमारी करंट इस प्रकार से चलेगी साइनसोइडल वे में, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ प्लस से यहाँ तक इतना जाने में यहाँ पे वो एक बनाएगी, फिर पोल चेंज हो जाएगा, इस डायरेक्शन में चलेगी, इस प्रकार से चेंज होते जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास रहेगा। अब हम देखेंगे समांतर में धारा प्रवाहित कंडक्टर के दोनों के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण जो भी बल लगेगा वो कैसा लगता है। जैसे कि यदि करंट की दिशा समान है, जैसे ये कंडक्टर है, ठीक है, इसमें करंट क्या इधर की साइड बह रहा है, यहाँ पे भी इधर की साइड बह रहा है, सेम डायरेक्शन में। तो अगर समान दिशा में हमारा दो कंडक्टर रखा है और सेम करंट जा रही है तो दोनों के बीच में ऐसा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। किस प्रकार से, अट्रैक्शन फोर्स इसमें लगेगा। अगर हम अलग डायरेक्शन में जैसे ऐसा रहते तो वो रिपल्सन फोर्स लगता है। कैसा लग रहा, रिपल्सन फोर्स लगता है। तो ये हमारे पास पहले क्या, सेम डायरेक्शन में करंट अगर जाएगी तो अट्रैक्शन फोर्स, विपरीत डायरेक्शन में रहेगा तो उसमें क्या रहेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। और
इस बल का मान कितना होगा? ये बल हमारे पास रहेगा F बराबर होगा 2 × 10⁻⁷ I1 एंड I2, और कंडक्टर की लंबाई कितनी है वो, और D दोनों के बीच में दूरी ये वाली, ठीक है, ये D दूरी हमारी रहेगी। ये आप मतलब फोर्स निकालने के लिए दोनों कंडक्टर के बीच में अगर हमें फोर्स निकालना है तो इससे हम निकाल लेंगे। 2 × 10⁻⁷ है, और दोनों करंट और लंबाई जितनी है वो, ठीक है, और ये न्यूटन में आएगा, ठीक। अब हम देखेंगे और नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं हम। एक फर्स्ट वाला टॉपिक हमने देख लिया, अब नेक्स्ट इसको देखते हैं हम। चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए धारावाही चालक तार पर बल। देखिए, जैसे कि मोटर इस सिद्धांत के ऊपर काम करती है कि चुंबकीय क्षेत्र में क्या करते हैं, मोटर के अंदर एक पोल हम उत्पन्न करते हैं, जिससे हम मैग्नेट उत्पन्न कर रहे हैं, और उसके बीच में एक कोइल को बनाते हैं, और उसके अंदर हम करंट को फ्लो करेंगे, तो जिसको उसका भी खुद अपने आप में क्या होगा, कोइल का भी करंट करंट के कारण उसमें भी फील्ड उत्पन्न हो जाएगा। इस कारण से दोनों आपस में रहेगा, तो अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स हम किसी एक का यूज करके हम ऐसा उसको डिजाइन करेंगे, या तो अट्रैक्शन का फोर्स लगे या रिपल्शन का फोर्स लगे, इस प्रकार से हम डिजाइन करके सारे इक्विपमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। इसी से बिजली भी उत्पन्न होती है, जैसे चुंबक के कारण ही पॉसिबल हुई कि हम इलेक्ट्रिसिटी को अधिक मात्रा में उत्पन्न कर पाए, ठीक है। यदि धारा प्रवाहित चालक तार को चुंबक क्षेत्र में रखते हैं, तो उस चालक तार पर चुंबक क्षेत्र के लंबवत, कैसा, एक लंबवत में बल काम करता है, उसे चुंबक क्षेत्र से बाहर करने की कोशिश करता है, कैसा, उसको बाहर करने की कोशिश करता है। चालक तार पर लगने वाले इस बल का मान कैसा रहेगा, चालक तार पर इस बल का मान F बराबर होगा VI L और साइन थीटा रहेगा। इस थीटा के मान के ऊपर भी डिपेंड करेगा, अगर इसका मान 0 रहता तो पूरा की पूरा हमारा फोर्स कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम हमें याद रखना फ्लक्स डेंसिटी कितनी है, वहां पे करंट कितनी जा रही कंडक्टर के अंदर, और लंबाई कंडक्टर की लंबाई के ऊपर वो डिपेंड करेगा। यहाँ क्या है, फ्लक्स डेंसिटी वेबर में, ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला की यूनिट है, और आई है जो चालक में करंट बहेगा, वो एम्पियर में हम मेजर करते हैं, ठीक है। और चालक एल जो कि लंबाई की किसकी लंबाई रहेगी, चालक की लंबाई रहेगी, ठीक है। और फाई क्या है, चालक और चुंबक क्षेत्र के बीच में जो मध्य में क्या है, उसकी लंबाई के ऊपर नहीं ये डिपेंड करेगा, ये एंगल किसके ऊपर डिपेंड करेगा, या तो चुंबक क्षेत्र और चालक के बीच में एंगल जो बनता है वो प्रदर्शित करेगा इसमें, ठीक है। तो जैसे कि ये वाला हमारे पास ये फ्लक्स है हमारे पास, और ये हमारे पास कंडक्टर है ये वाला, ठीक है। यदि चालक तार चुंबक क्षेत्र के समांतर में रहेगी, समांतर में कैसी, एक ये है चुंबक क्षेत्र और कंडक्टर भी ये सेम जाएगा, तो दोनों के बीच में एंगल कैसा है, 0 का एंगल रहेगा, तो साइन फाई का मान क्या होगा, 0 होगा, तो इसका मान कैसा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एफ निकालने के लिए तो VLI और साइन फाई था, इसका मान 0, तो एफ का मान भी हमारा 0 हो जाएगा। इस कारण से समांतर में चालक तार और चुंबकीय क्षेत्र अगर समांतर होते हैं तो उसमें क्या होगा कि 0 हमारे पास उत्पन्न होगा, ठीक है। यदि हम बात करें कि यदि अधिकतम ईएमएफ कब होता, अधिकतम फोर्स कब लगेगा, अगर वो हम देखेंगे तो अधिकतम फोर्स कब लगेगा वो देखते हैं। यदि चालक तार और चुंबक क्षेत्र के बीच में क्या वो उस टाइम पे लंबवत अगर रहता है, तो फाई का मान कितना होगा, 90। एक मिनट, ऑटोमेटिक कैसा आ रहा है, ठीक है, ये कितना है, 90 हो जाएगा, ठीक, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत। 90 होने पे इसका मान क्या होगा, 90 होने पे इतना हो जाएगा कि 1 हो जाएगा, ठीक है, कितना, 1 होगा, तो इस टाइम पे मैक्सिमम निकलेगा हमारा, ठीक है। साइन 90 का मान कितना, 1 होता, तो इस कंडीशन में जो मान रहेगा फोर्स का मान वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो अब हमें आप याद रख सकते हैं कि किस कंडीशन में ज्यादा है, किस कंडीशन में कम है। चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हम फेलेमिंग के बाएं हाथ का नियम, इस हाथ का नियम का यूज करते हैं, लेफ्ट हैंड का यूज करते हैं चालक तार पर लगने वाले बल का ज्ञात करने के लिए। मैं आपको इसके ही साथ बता दूं कि जैसे जनरेटर है, ये बल किसमें उत्पन्न हो रहा है, इसमें हम मोटर के थ्रू आ रहा है, तो मोटर को लेफ्ट हैंड की जो बल उत्पन्न हो, जो घूमने की दिशा हम निकालेंगे, तो वो किसे, एक बल
लेफ्ट हैंड के नियम से निकालेंगे, ठीक है, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का अकॉर्डिंग। और हम जो जनरेटर रहता है उसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है, इसमें क्या हम घुमाएंगे, उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, वो हम राइट हैंड फ्लेमिंग के राइट हैंड का यूज करते हैं हम, ठीक है, उसको निकालने के लिए डायरेक्शन की दिशा को, ठीक है। इस नियम के अनुसार हम क्या करते हैं, अपने बाएं हाथ के अंगूठे और तर्जनी और मध्य, तर्जनी मध्य और अंगूठा, ये तीनों को हम 90 डिग्री के ऊपर रखा है, एक दूसरे के लंबवत रख रहे हैं हम, ठीक है। और हमारे पास ये क्या प्रदर्शित करेगा, तर्जनी उंगली चुंबक क्षेत्र की दिशा ये हमारी करेगी, और मध्य के ये चालक की दिशा को प्रवाहित करंट में, जो चालक है उसमें करंट बहेगा उसकी दिशा को दिखाएगी, और ये क्या बल की दिशा को दिखाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा फ्लेमिंग के राइट लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैं आपको दोनों हैंड बताता हूँ, ये वाला, ठीक है, इस प्रकार से आप याद रखो। ये क्या हो गया, दोनों की दोनों चुंबकीय क्षेत्र, ये करंट की दिशा, ये वाला दोनों करंट की दिशा बताएगा। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो राइट हैंड के अकॉर्डिंग और लेफ्ट हैंड के अकॉर्डिंग कौन सा बताएगा, ये वाला हमारा, ये बताएगा आपको बल की दिशा को दिखाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं लगूंगा, इस चैप्टर को पूरा फिनिश करने की कोशिश करूंगा, और एक से दो बार समझाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब देखो मैग्नेटिक सर्किट होता क्या एक्चुअल में, ठीक है। मैग्नेटिक सर्किट जिसे चुंबकीय परिपथ बोलेंगे, जिसमें वह परिपथ जिसमें चुंबकीय फ्लक्स प्रवाहित होते हैं उसे हम मैग्नेटिक सर्किट कहते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक सर्किट बोलेंगे उसको हम। एमएमएफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स, चुंबक वाहक बल, चुंबक वाहक बल किसे कहेंगे हम, चुंबक वाहक बल वह बल है जिसके कारण चुंबक के परिपथ के अंदर फ्लक्स प्रवाहित होता है। जैसे हमने पढ़ा था ईएमएफ, ईएमएफ, ये और ये सेम है, ठीक है। तो इसके कारण से हमारा वो रहेगा, और इसमें एमएमएफ बराबर एन आई, मतलब जितने टर्न्स रहेंगे और वहां पे जितना करंट जाएगा उसके गुणनफल में मैग्नेटोमोटिव फोर्स उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इसको हम, इसकी यूनिट को हम ये भी बोल सकते हैं एम्पियर टर्न, एम्पियर टर्न भी इसकी यूनिट हम बोल सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको एमएमएफ के बारे में बताया। अब रिलेक्टेंस क्या होता है, रिलेक्टेंस जिसको प्रतिष्ठम्भ बोलते हैं हम हिंदी में, ठीक है। क्या है इसका नाम, प्रतिष्ठम्भ है, ठीक। और ये क्या करता है, जिस प्रकार हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस रहता है उसी प्रकार मैग्नेटिक सर्किट के अंदर हमारा रिलेक्टेंस रहता है, जिसके कारण मैग्नेटिक सर्किट में सर्किट का या किसी मटेरियल का, मैग्नेटिक जो मटेरियल रहेगा उसका वह गुण होता है जो उसमें फ्लक्स के प्रवाह का विरोध करता है, ठीक है। इसको हम रिलेक्टेंस कहते हैं, क्या बोलेंगे, इसको हम रिलेक्टेंस कहते हैं। और इसको अधिक एस से हम प्रदर्शित करते हैं, किसके द्वारा, एस के द्वारा। एस बराबर एल बटे म्यू जीरो म्यू आर एंड ए होता है, ठीक है। तो ये सूत्र इसका याद रखें, या इसको याद रखें आप, ठीक है। क्या है, इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो एल तो उसकी चुंबकीय परिपथ की लंबाई हो गई, और एरिया क्या है, चुंबकीय परिपथ के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल रहेगा, और म्यू जीरो एब्सोल्यूट परमिबिलिटी रहती है, ठीक है। ये क्या है, एब्सोल्यूट परमिबिलिटी, निरपेक्ष चुंबकशीलता रहेगी, और इसका मान 4 × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर रहेगा। हमने वहां पे क्या देखा था, परमिटिविटी देखा था, यहाँ पे परमिबिलिटी देख रहे हैं हम, ठीक है। और उसकी यूनिट क्या थी, फेरड पर मीटर थी, ठीक है। और इसका मान और इसका मान में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकते हैं आप, कैपेसिटर के अंदर उसको हम देखे थे, ये मैग्नेट के अंदर हम देख रहे हैं, ठीक है। और रिलेटिव परमेबिलिटी की कोई यूनिट इसकी नहीं होगी, ठीक है। अब परमेबिलिटी होती क्या एक्चुअल में, हम इसको हम देखते हैं। परमेबिलिटी वह होती है किसी चुंबकीय पदार्थ के स्वयं स्वयं के अंदर से चुंबकीय फ्लक्स को प्रवाहित होने देने का गुण उसके अंदर रहता है। क्या रहता है, चुंबकीय फ्लक्स प्रवाहित होने देने का उसके अंदर गुण रहेगा। जैसे कि ये मटेरियल होगा, ये जितना ज्यादा मतलब उसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स प्रवाहित होने देने में पॉसिबल रहेगा, इतना अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल कहलाएगा वो, ठीक है। तो ये हमारे पास परमिबिलिटी, उसकी परमिबिलिटी हम बोलते हैं। जैसे कंडक्टिविटी हमने पढ़ा था, उसी प्रकार हम इसमें चुंबक सर्किट के अंदर परमिबिलिटी पढ़ते हैं, ठीक है। यदि किसी अ, पदार्थ की चुंबकशीलता ज्यादा होती है तो उसको हम, उसका रिलेक्टेंस क्या रहेगा, कम रहता है, तो उसको चुंबक फ्लक्स आसानी से उसके अंदर प्रवाहित होगा। कैसा रहेगा, आसानी से उसको अंदर उसमें प्रवाहित हो जाएगा। ये मैंने हेनरी पर
मीटर इसकी यूनिट बोला था आपको सेंटीमीटर पर, वोल्ट मीटर भी इसकी यूनिट होती है, ठीक है। तो आप इसको भी ध्यान रखिए। अब एयर की अपेक्षित मात्रा में अगर हम देखें, चुंबकशीलता एयर के अंदर कितनी रहती है, एक होती है। लेकिन सॉफ्ट आयरन रहता है, सॉफ्ट आयरन के अंदर इसकी कितने हो जाती है, सॉफ्ट आयरन में ऐसा रहता है, सॉफ्ट आयरन में, सॉफ्ट आयरन, ठीक है, इसकी कितने रहेगी, 8,000 होते हैं। इसलिए इसको हम इलेक्ट्रिकल मशीन को बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, किसका, सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं। लोहे की कोर का यूज करते हैं क्योंकि यह फ्लक्स आसानी से उसमें प्रवाहित हो जाती है। अब नेक्स्ट हम टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये क्या होता है, ठीक है। मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस लॉस एक्चुअल में होता क्या है, ये मैग्नेट क्या है। देखो कोई भी मटेरियल ऐसा रहता है जिसको हम जैसे मैग्नेट बनाने के लिए उसके ऊपर फोर्स दिया, ये हमने जैसे एक पॉजिटिव में इसको फोर्स देते गए, यहाँ पे ऐसा एक पॉइंट है, यहाँ सेचुरेटेड पॉइंट आ गया है, ठीक है। ये हमारा सेचुरेटेड पॉइंट है। यहाँ से किसी एक मटेरियल का ऐसा रहता है कि हम जैसे हम करंट बढ़ाते गए तो उसमें एक मैग्नेट, एक सेचुरेट है, जैसे कि आपको भी मतलब जितना वेट उठाना रहता है, जितना उठा सकते हो उतना रहेगा। उससे ज्यादा अगर आपको दे देगा तो आप नहीं उठा पाओगे। उसी प्रकार इसमें क्या होगा हमारे पास कि यहाँ से हम एक सेचुरेशन पॉइंट बोलते हैं, जिसको हम सेचुरेटेड पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, संतृप्त बिंदु। उसके बाद फ्लक्स नहीं बनेगा। अब उसको क्या, अगर हम उसको हटा लेते हैं, पूरा मैग्नेटिक फोर्स उसमें हटा लेते हैं, तो ये क्या करता है, यहाँ पे आके रुक जाएगा और इतनी मैग्नेट उसके अंदर अपने आप में रख लेगा। इसको हम रेसिडुअल मैग्नेट बोलेंगे। कैसा बोलेंगे, रेसिडुअल मैग्नेट बोलेंगे, ठीक है। इसको रेसिडुअल मैग्नेट बोलेंगे। अब ये इतनी बची है, उसको हम ऑपोजिट डायरेक्शन में हम यहाँ पे फोर्स देंगे, इधर की साइड, इधर से इधर देंगे तो ये हमारा यहाँ पे आएगा। फिर इसको हम बढ़ाते जाएंगे, उधर बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पे जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में भी एक सेचुरेशन पॉइंट है, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इससे ज्यादा वो नहीं बढ़ेगा। इससे हम नेगेटिव डायरेक्शन में भी उसको हम जीरो पे लाएंगे, इस प्रकार ये। तो एक जो लूप बना है उसको हम हिस्टेरिसिस लूप बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम, हिस्टेरिसिस लूप बोलेंगे। इसमें देखो ओ और आर क्या है, जैसे ये ओ है हमारे पास, क्या है, ये वाला हमारे पास ओ है, कौन सा, ये पॉइंट ओ है, और ये हमारे पास आर है। इस दोनों के बीच में जो मैग्नेट रहेगा उसको हम रेसिडुअल मैग्नेट बोलते हैं, जो मैंने आपको बोला अवशिष्ट चुंबक, ठीक है, रेसिडुअल मैग्नेट। और ओ और सी, जैसे ये ओ और सी है, ये कोरेसिव फोर्स है इसको। तो इन दोनों का नाम आप याद रखें, कोरेसिव फोर्स किसको बोलते हैं, और ये रेसिडुअल मैग्नेट किसको हम बोलेंगे। तो जैसे ये मैग्नेट हम मटेरियल बनाए इसको, तो इसमें भी एक कुछ ना कुछ क्या रहेगा, इसका भी एक सेचुरेशन पॉइंट रहेगा। वो पॉजिटिव साइड भी रहेगा, नेगेटिव साइड भी रहेगा उसका। तो यही हमारा क्या रहेगा, रेसिडुअल मैग्नेट रहता है उसमें। जब उसका पूरा हटा लेंगे उसके ऊपर, जब हम मैग्नेट फोर्स हटा लेंगे और जो बचेगा उसको हम रेसिडुअल मैग्नेट बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हम, आगे बढ़ेंगे, इसमें देखते हैं यदि किसी आयरन की कोर को, ठीक है, किसके कोर को, आयरन की कोर को हम चुंबक के क्षेत्र, ठीक है, किसके अंदर, चुंबक के पदार्थ की मैग्नेटिक फोर्स देते हैं, पदार्थ उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स देते हैं, तो उसमें मैग्नेट अ, हो जाता है, ठीक है, मैग्नेटाइज हो जाता है वो। तथा मैग्नेटाइजिंग फोर्स पूरा हटा लेने पर भी उसमें कुछ ना कुछ जो चुंबक के गुण या चुंबक के फ्लक्स मौजूद रहते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस कहते हैं उसको, ठीक है। उस पदार्थ में मौजूद फ्लक्स अवशिष्ट चुंबक कहेंगे उसको हम। क्या बोल रहे हैं, अवशिष्ट चुंबक उसको हम कहेंगे। और अवशिष्ट चुंबक की समाप्त करने के लिए उसे हम उल्टी दिशा में मैग्नेटाइजिंग फोर्स देते हैं, ठीक है। तो उससे हम कोरेसिव फोर्स बोलते हैं। कैसे, नेगेटिव डायरेक्शन में हम दे रहे हैं, उसको हम कोरेसिव फोर्स बोलेंगे, ठीक है। यदि किसी पदार्थ की रिटेंटिविटी, ठीक है, रिटेंटिविटी मतलब प्रगाम्यता, तथा कोरेसिव ज्यादा रहती, कोरेसिविटी ज्यादा होती है, तो उस पदार्थ को हम हिस्टेरिसिस लूप का क्षेत्र भी कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा। और उसमें हिस्टेरिसिस लॉस अधिक होगा। तो उसको हम क्या करेंगे, स्थायी चुंबक बनाने के लिए यूज करते हैं। देखो मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता, जो कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए उस मटेरियल का यूज करते हैं, जैसे एल्निको हो गया, हार्ड स्टील और कठोर इस्पात हो गया, इसका हम यूज करेंगे, ठीक है। इसको यूज करेंगे यदि किसी पदार्थ की चुंबकशीलता ज्यादा है और कोरिसिविटी कम रहती है, ठीक है। क्या है, ध्यान दे, कोरिसिविटी मतलब जो कि उल्टी डायरेक्शन में हम जो दे रहे हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स, उसके कारण से उसको हम क्या, कम अगर रहता है तो उसको हम करेंगे, जैसे नरम लोहा हो गया, सिलिकॉन स्टील हो गया, इसको हम यूज करते हैं विद्युत चुंबक
बनाने के लिए यूज करते हैं। किसको बनाने के लिए? विद्युत चुंबक बनाने के लिए। हिस्टेरिसिस लॉस के कारण आयरन की कोर में उष्मा उत्पन्न होती है। किसके कारण से उष्मा उत्पन्न होती है? आयरन की कोर में, या जैसे ट्रांसफार्मर हो गया और जो आर्मेचर हो गया, इसी के कारण, हिस्टेरिसिस लॉस के कारण वो अपने आप को गर्म करेगी और तापक्रम उसमें बढ़ेगा तो उसके अंदर पावर भी लॉस होगा। ठीक है, इसके कारण मशीन की दक्षता कैसे हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो हिस्टेरिसिस लॉस प्रत्यावर्ती में होता है। फिर आयरन की कोर की चुंबक क्षेत्र में घुमाने पर होती है। कैसा? आयरन की कोर को चुंबक क्षेत्र में अगर हम घुमाते तो उसमें होता है। जो लॉस होता है वो कितना होगा, इससे हम पता करेंगे। जैसे ये क्या, एक स्थिरांक है। ठीक है, इसको हम एक स्थिरांक, यह एक स्थिरांक है। इस टेनमेंट्स बोलेंगे इसको हम। ठीक है, पदार्थ की ये प्रकृति के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। और ये क्या है? फ्लक्स डेंसिटी, ये फ्रीक्वेंसी हमारी एफ और ये वी। ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी कोर की वॉल्यूम रहेगी। ठीक है, वॉल्यूम रहेगी। और ये तीनों की तीनों हिस्टेरिसिस का सूत्र डब्ल्यू एच बराबर रहेगा, इस स्थिरांक का है। और मैक्सिमम भी 1.6 रहता है ये, और एफ इंटू वी जो कि वॉल्यूम। ठीक है, ये इतना रहेगा हमारे पास। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में हम मेजर करेंगे और वॉल्यूम को मीटर क्यूब में करेंगे। ठीक है, अब सिंथेटिक हानि मतलब होता है हिस्टेरिसिस लॉस। ठीक है, को कम करने के लिए क्या करते हैं हम? तो उसमें हम सिलिकॉन का यूज करते हैं। ठीक है, हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए सिलिकॉन का यूज करते हैं। लेकिन स्टील में सिलिकॉन की मात्रा को हम 5% से अधिक नहीं डालेंगे। अगर 5% से अधिक अगर करते हैं तो उसमें भंगुर आ जाती है। ठीक है, मतलब भंगुरता उसमें बढ़ जाएगी। अब हम देखेंगे चुंबकीय पदार्थ के बारे में। चुंबकीय पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और डाइमैग्नेटिक रहता है। ठीक है, तो हम फर्स्ट देखते हैं पैरामैग्नेटिक होता क्या है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक क्या रहेगा? जिसको हम अणुचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। इसमें चुंबक द्वारा बहुत कम आकर्षित होते हैं। कैसे? कम आकर्षण इसमें होता है। चुंबक द्वारा कैसा कम आकर्षण होता है? इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी कैसी रहती है? एक से कुछ अधिक रहेगी, बस एक से थोड़ा ज्यादा रहेगी इसमें। ठीक, तो इसका ध्यान दीजिए। और उसको हम रिलेटिव परमेबिलिटी को निरपेक्ष चुंबकशीलता बोलते हैं। और इसके अंदर क्या क्या है? एल्यूमिनियम आ गया, एयर आ गया है, और सोडियम आ गया है। ठीक है, सोडियम और प्लेटिनियम, मैग्नीज, कॉपर और ऑक्सीजन, और ये टीन है। ठीक है, इतने मटेरियल को आप याद रखिए। ये क्या है? पैरामैग्नेटिक के अंदर आते हैं। इन मटेरियल का नाम याद रखें। मटेरियल का नाम दे देगा ये कौन सा मटेरियल है, तो ये पैरामैग्नेटिक है। कौन सा है ये पूरा आप इसको याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं डाइमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। डाइमैग्नेटिक मटेरियल ये हमारे पास है, डाइमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, प्रति चुंबकीय पदार्थ। ये क्या रहता है? ये चुंबक द्वारा बहुत कम, मतलब प्रतिकर्षित होगा, आकर्षित भी नहीं होगा, प्रतिकर्षित होते हैं। इससे रिलेटिव परमिबिलिटी एक से कुछ कम होती है, एक से कम रहती है। और इसके अंदर ये इतने मटेरियल आते हैं, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका नाम बिस्मिथ हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, और सिल्वर हो गया, गोल्ड, मरकरी, वाटर, हाइड्रोजन, वुड, सॉल्ट, डायमंड। ठीक है, क्या है? जिंक है, कॉपर है, और जो लकड़ी हो गई, नमक हो गया, डायमंड हो गया, ये क्या है? पानी हो गया। ये ठीक है, ये कितना है? ये सभी की सभी मतलब इसमें डाइमैग्नेटिक के अंदर आते हैं। अब हम देखेंगे पैरामैग्नेटिक होता क्या है। पैरामैग्नेटिक वह है जो लौह चुंबकीय में आता है। किसमें? लौह चुंबक के अंदर आता है। ये चुंबक द्वारा बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं। कैसे? बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं। इसकी रिलेटिव परमिबिलिटी हजारों में होती है। किसने? इसकी रिलेटिव परमिबिलिटी हजारों में होती है। किसमें होती है? हजारों में होती है, जिसमें एक से बहुत ज्यादा होती है। कैसा? एक से ज्यादा रहती है। और इसमें आयरन, इसकी मिश्र धातु, जैसे निकिल हो गया, और कोबाल्ट और टंगस्टन। निकिल, कोबाल्ट एंड टंगस्टन जो कि मैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, मैग्नेटिक परमानेंट मैग्नेट इसी से बनाते हैं हम। ठीक है, स्थायी चुंबक बनाते हैं या विद्युत चुंबक बनाने में इसका यूज करते हैं हम, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पदार्थ। ठीक है, इसको आप ध्यान रखें। हवा में सिंथेटिक हानि नहीं होती, एक ये पॉइंट भी याद रखना आप। जो हवा रहेगी उसमें हिस्टेरिसिस लॉस नहीं होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे
क्या देखना है हमें? फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, ठीक है। हम कोशिश करते हैं इसको कि खत्म कर लेते हैं, ठीक है। शॉर्टकट हमारे पास नोट्स है, नोट्स के थ्रू पढ़ रहे हैं तो हम कम समय में पूरा चैप्टर खत्म कर लेंगे, ठीक है। प्रथम नियम, ठीक, कौन सा नियम है? प्रथम नियम, फेराडे का पहला नियम। चालक या उसकी कोईल से जुड़ी हुई फ्लक्स में यदि हम परिवर्तन करते तो उसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा, ठीक है। किस क्या उत्पन्न होगा? या तो इस चालक को चुंबक क्षेत्र में उसको घुमाएंगे, या कि फिर चुंबक क्षेत्र में कुछ ना कुछ परिवर्तन करेंगे तो उसमें ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। चालक तार में जो ईएमएफ उत्पन्न होता है, फ्लक्स में जितना परिवर्तन होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा, ठीक है। इसलिए एक सूत्र बनता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, जैसे ये वाला पर ई समानुपाती पर। फ्लक्स पहले हमारे पास फ्लक्स 1 था, फिर नंबर ऑफ टर्न है एन, तो ये और ये 2 था। दोनों में के बीच में जो भी फ्लक्स है उसमें माइनस करेंगे हम, ठीक है। इसके बाद ये हमारा आएगा, और जो फ्लक्स में परिवर्तन, इसका मतलब है फ्लक्स में परिवर्तन की दर, ठीक है, जो वोल्टेज में आ जाएगा। और ये माइनस पॉइंट लगाने से ये लेंज का नियम, जो फ्लक्स में परिवर्तन होता है उसी का ये जो उत्पन्न होगा उसका क्या करेगा? वो विरोध करेगा, ठीक है। लेंज के नियम के अनुसार विरोध प्रदर्शन करता माइनस चिन्ह है, ठीक है। अगर हम इसमें न्यूमेरिकल देखते, जैसे ये वाला, ठीक है, कितने टर्न्स है यहाँ पे? 1000 टर्न्स है। कोयल के पास में एक मैग्नेट को 1 सेकेंड में हटाने पर कोयल में एक फ्लक्स वेबर से 0.8 वेबर हो जाती है, तो कोयल का ईएमएफ ज्ञात करना है। तो देखो हमारे पास कितने हैं टर्न्स? एन, और फ्लक्स क्या है? ये वाला हमारा फ्लक्स रहता माइनस फ्लक्स 2, 1 और 2 ये हो गया, और बटे में डी टी, इसका मान रखा हमने 1000 टर्न्स का मान है, ठीक है। और फ्लक्स में परिवर्तन 1 से -8 को करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, 0.2, ठीक है। और बटे में 1 सेकेंड में आएगा, ठीक है। इसको हटाएंगे तो जीरो आ जाएगा, ये हमारे पास जीरो से ये जीरो कट जाएगा तो 200 वोल्ट आना चाहिए हमारा, ठीक है। देखते हैं हम, ये हमारे पास 200 वोल्ट राइट आंसर आएगा, ठीक है। अब मैं देखता हूँ लेंज का नियम बोलता क्या है। लेंज का नियम में आपको देखो, लेंज का नियम, ये कोयल है और इसमें इसके पास में हम मैग्नेट को लाए, ठीक है, इसके पास में हम मैग्नेट को लाए, लेंज के नियम का उपयोग करेंगे और करंट की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लेंज का नियम यूज कर सकते हैं, ठीक है। करंट की दिशा क्या है? लेंज के नियम के अनुसार किसी चालक की कोईल में उत्पन्न ईएमएफ और उसमें प्रवाहित करंट की दिशा इस प्रकार होती है जिससे कि वह अपने उत्पन्न होने के कारण का विरोध करता है। किसके कारण का? उत्पन्न होने का। अब ईएमएफ के दो प्रकार से हम इसको ईएमएफ को उत्पन्न कर सकते हैं। एक है डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ, एक है स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। स्थिर विद्युत वाहक बल में उत्पन्न होगा, ठीक। अब डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे उत्पन्न करेगा? यदि हम किसी भी मतलब चालक अ, की कोयल को, मतलब अगर चुंबक क्षेत्र में उसको हम घुमा रहे तो एक कैसा है? ये डायनेमिक रहेगा, ठीक है। उस पर जो फ्लक्स में परिवर्तन होगा घुमाने से, तो उसमें क्या होगा? ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। ईएमएफ उत्पन्न होता है तो उस कारण से उसमें करंट भी बहना शुरू हो जाएगी इसमें। तो ये रहेगा हमारे पास ई बराबर होता है बी एल वी साइन थीटा, ठीक है। बी एल वी, यहाँ पे एल तो कंडक्टर की लंबाई है ये, ठीक है। बी फ्लक्स डेंसिटी जो हम पहले भी पढ़े थे, वेबर पर मीटर स्क्वायर, और एल क्या है? कंडक्टर की लंबाई, और वी है चालक का वेग, और ये चालक और चुंबक क्षेत्र के बीच में ये एंगल है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी वो डिपेंड करेगा, जैसे हमने अभी करा था। यदि किसी चालक तार का चुंबक क्षेत्र के लंबवत हो तो चालक तार, किसके? चालक तार चुंबक क्षेत्र के लंबवत है तो उसमें कैसा? 90 डिग्री लंबवत के लिए 90 डिग्री बनेगा, साइन फाइन 1 होगा, उसका मान कितना रहेगा? साइन 90 का मान 1 होगा, और चालक में उत्पन्न एमएफ का मान मैक्सिमम रहेगा इस टाइम पे। कैसा रहेगा? मैक्सिमम इसमें रहेगा। यदि चालक तार चुंबक क्षेत्र के समांतर रहेगा, चालक तार कैसा है? चुंबक क्षेत्र के समांतर में है, तो उसके बीच में जैसे ये है समांतर, मैंने बोला था ये चुंबक है, फ्लक्स मान लो, ये तार आई करंट है तो ये सेम है, तो उसके बीच में जीरो रहेगा, साइन जीरो का मान जीरो होगा, तो उसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा वो कैसा होगा? शून्य होगा। ये है देखो एन, ये एस है, और ये एन, दोनों के बीच में ये चुंबक इधर बाहर की साइड इधर की साइड जा रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा कंडक्टर ही है, ठीक है। या आर्मेचर मान के चल सकते हैं आप, इसमें दोनों फ्लक्स के बीच में आर्मेचर को हम घुमाएंगे तो वो फ्लक्स को कट करेगा, इस कारण से हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है घुमाने से। तो ये डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ है, और ये ईएमएफ कितना है?
पी एल वी, वी क्या है, जो कि कंडक्टर के जिस वेग से हम घुमा रहे हो, और साइन फाइव होगा हमारा। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिए। ठीक, चालक तार या कोइल में उत्पन्न ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए हम फेलेमिंग के दाएं हाथ का नियम का यूज करते हैं। ठीक है, चालक तार या कोइल में जो उत्पन्न होता है उसमें राइट हैंड रूल का यूज करते हैं, जो कि जनरेटर में हम इसी का यूज करते हैं जनरेटर में। ठीक है, फेलेमिंग के दाएं हाथ के नियम के मैंने पहले भी पढ़ाया था, सेम टू सेम वैसा की वैसा है ये। ठीक है, इसलिए मैं इसको स्किप करूंगा और आगे बढ़ूंगा। स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आता है, क्या रहता है, यदि किसी चालक तार पर फ्लक्स परिवर्तन के कारण चालक तार में ईएमएफ उत्पन्न हो, तो उसे स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ दो प्रकार की रहती है, जैसे एक तो रहेगी सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और एक होगी म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। सेल्फ को स्वयं प्रेरित ईएमएफ बोल सकते हैं, या अन्य प्रेरण ईएमएफ भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रेरण का हम देखते हैं अभी कि प्रेरण क्या है ये। जैसे कि ये वाला हमारे पास है और इसको हम सप्लाई दिए, और कुछ हम सप्लाई इस स्विच के द्वारा इसको हम परिवर्तित करते हैं, यहाँ ईएमएफ उत्पन्न होगा। ठीक है, ये ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा इसमें। ये कितना उत्पन्न होगा, सेल्फ इंड्यूस्ड में इस सूत्र के अकॉर्डिंग उत्पन्न होगा, ई बराबर ई समानुपाती में एन डी फाइव एन डी टी। इस दर के अनुसार जितना फ्लक्स में परिवर्तन होगा, इतना इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है ये। ठीक है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। यदि किसी कॉइल से करंट प्रवाहित करंट में परिवर्तन करते हैं, ठीक है, प्रवाहित करंट में परिवर्तन करते हैं, तो उस कॉइल से जुड़ी हुई फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा, और उसमें क्या होगा, ईएमएफ उत्पन्न होगा, और वो क्या रहेगा, इसे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, लेंज के नियम के अनुसार ईएमएफ अपने उत्पन्न होने के कारण का विरोध करता है ये। ठीक है, लेंज का नियम क्या बोला था मैंने, उसके कारण से उत्पन्न होने के कारण वो विरोध करता है। इससे उत्पन्न होने का कारण कोइल की करंट में परिवर्तन होता है, अतः ये कोइल की करंट में को परिवर्तित होने से रोकते हैं, लेकिन उसे रोकने में असमर्थ होते हैं, बल्कि उसके परिवर्तन के समय में देर कर लेती है। वो क्या करते हैं, परिवर्तन के समय में कुछ ना कुछ देरी करेगी उसमें। ठीक है, कोयल का यह गुण उसका सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहता है। ठीक है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण ही स्विच को ऑन ऑफ करते समय उसमें स्पार्क होता है। किसके कारण, कंडक्टर रहता है उसमें, जैसे दो कंडक्टर है यहाँ पे, और स्विच को ऑन ऑफ करेंगे यहाँ पे, तो वहां पे स्पार्क होगा, सेल इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण होता है। एसी सर्किट के अंदर इंडक्टेंस के कारण ही करंट सर्किट में वोल्टेज से देरी से पहुंचती है। ठीक है, इस प्रकार से वो पहुंचते हैं कि यहाँ पे करंट पीछे चलेगी 90 डिग्री, और यहाँ पे वोल्टेज आगे चलेगा वो। ठीक है, करंट लेगिंग कहते हैं उसको हम। ठीक है, यानी कि पीछे करंट है, और वोल्टेज क्या है, लीड कर रहा है यहाँ पे। ठीक, डीसी डीसी सप्लाई में इंडक्टेंस केवल दो स्थिति में होता है, स्विच ऑन ऑफ करते समय केवल ये उत्पन्न होगा। ठीक है, यदि किसी कॉइल को डीसी सप्लाई देते हैं, तो वह शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करेगा और इसका रेजिस्टेंस शून्य रहेगा। ठीक है, कोयल को अगर हम दे रहे तो। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिए। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है उसको हम देखते हैं। पहले क्या था, सेल्फ इंडक्टेंस, जैसे ये कोयल है, इसको हम जैसे सप्लाई से कनेक्ट करा, तो यहाँ पे क्या है, खुद का चुंबक क्षेत्र वो बनेगा। ठीक है, ये खुद का चुंबक क्षेत्र यहाँ पे है, ये वाला। लेकिन इस चुंबक क्षेत्र के कारण दूसरी कोयल को भी अगर हम इसके पास लाते हैं, तो ये भी चुंबक क्षेत्र को कट करेगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, अपना करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होगा, है ना, इसे म्यूचुअल इंडक्शन ईएमएफ कहेंगे। ठीक है, तो उसी के कारण इसमें भी करंट बहना शुरू हो जाएगा। अगर इसको शॉर्ट करते, जैसे लोड से इसको कनेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे भी करंट बहेगा इस प्रकार। ठीक है, तो ये हमारे पास रहेगा हमारे पास। ठीक, तो ये हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा, ई एम जो सेकेंडरी टर्न्स रहेगा, जो वाइंडिंग रहेगी, जो पास की जो वाइंडिंग है उसके टर्न्स है, और डी आई बटे dt। ठीक है, तो इसको भी याद रखिए, एक शॉर्ट ट्रिक हो गया। ठीक है, एक एम स्थिरांक है। यदि यदि पास पास रखी हुई दो कॉइल में से किसी एक कॉइल में परिवर्तन करने पर उसकी फ्लक्स दूसरी कॉइल पर परिवर्तन होती, तो तो दूसरी कॉइल में ईएमएफ उत्पन्न होता है, उसे क्या बोलेंगे हम, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है,
अब दूसरा हम टॉपिक देखते हैं इसको, कपलिंग कोफिशिएंट क्या है? कपलिंग गुणांक जिसे हम के से प्रदर्शित करते हैं। कपलिंग गुणांक दो कॉइल के मध्य में मैग्नेटिक कपलिंग की जानकारी देता है। किसकी? मैग्नेटिक कपलिंग। जैसे दो कपलिंग मैंने जैसे ये बताया आपको, दो, एक ये होगा, एक और एक दो हो गया। इसके बीच में जो मैग्नेटिक कपलिंग क्या है उसको हम दिखा रहे थे, ठीक है। यदि एक कॉइल कि पूरी फ्लक्स दूसरी कॉइल से जुड़ती है, पूरी फ्लक्स जितनी भी दूसरी कॉइल से जुड़ेगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? 100% मैग्नेटिक कपलिंग है। और के का मान कितना रहेगा? के का मान कितना होगा? तो इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है। यदि केवल आधी होती है तो के का मान कैसा रहेगा? 0.5 रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से हम मैग्नेटिक कपलिंग रहते हैं। और इसका सूत्र एक होता है, के बराबर रहता है m बटे अंडर रूट L1 एंड L2। तो ये आप याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। अब सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में आपको कुछ बताता हूँ। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसको हम इंडक्टेंस कहते हैं, ठीक है। एल बराबर क्या होगा? एल बराबर ई डिवाइड डी टी। कैसा हुआ ये? हमारे पास ई बराबर ये होता है एल डी आई बाई डी टी होता है। तो इसका हम उधर ले गए तो डी टी यह आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो एल की यूनिट वोल्ट पर एम्पियर पर सेकेंड बराबर हेनरी, ठीक है। तो ये भी यूनिट हो गई और ये भी यूनिट हो गई, ठीक है। दोनों यूनिट का आप याद रखिए। यदि किसी कॉइल में 1 एम्पियर पर सेकेंड की दर से करंट परिवर्तित करने पर उसमें एक वोल्टेज अगर उत्पन्न होता है, किसके अनुसार से? 1 एम्पियर पर सेकेंड की दर से अगर हम उसमें परिवर्तित कर रहे हैं तो उसमें 1 वोल्ट उत्पन्न होता है, तो उसको हम सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। 1 हेनरी कहलाएगी वो, ठीक है। तो एल बराबर हमारे पास एन फाइव बटे आई होगा, ठीक है। फ्लक्स से लिंकेज ये हमारे पास रहे तो वेबर पर टर्न पर वेबर टर्न पर एम्पियर या हेनरी होगा, ठीक। यदि किसी कॉइल में 1 एम्पियर के करंट प्रवाहित करने पर उसमें एक वेबर टर्न का फ्लक्स लिंकेज करें तो उसको सेल्फ इंडक्टेंस कहेंगे हम, ठीक है। क्या बोलेंगे? सेल्फ इंडक्टेंस कहेंगे। अगर एल निकालने का एक फार्मूला रहता है, बराबर में एन स्क्वायर बटे एस, मतलब ये रिलेक्टेंस है। क्या है? रिलेक्टेंस है ये, ठीक है। इसको भी आप याद रखिए। किसी कॉइल की टर्न की संख्या को दुगना करें, किसकी टर्न्स की संख्या को, इसको दुगना कर रहे हैं हम, ठीक है। दुगना कर लिए तो ये स्क्वायर में होगा, तो ये हमारे पास ये वाला आएगा, ठीक। और उसका इंडक्टेंस पहले की तुलना में कितना होगा? तो दुगना कर रहे हैं तो 4 गुना हो जाएगा ना। एल बराबर एन स्क्वायर बटे एस है। तो हम दुगना दो का स्क्वायर करेंगे तो दो दूनी चार, 4 गुना हो जाएगा ये हमारे पास। कितने गुना हो रहा? 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। ये राइट वाला आंसर हमारे पास रहेगा, ठीक। म्यूचुअल इंडक्टेंस एम से उसको हम प्रदर्शित करते हैं। अगर एम को भी हम निकालते, एम बराबर हम करेंगे इसको, बराबर में करा ई है ये, ई एम बटे डी आई बटे डी टी। इसका भी यही है कि एक कॉइल के अंदर 1 एम्पियर पर सेकेंड की दर से उसमें करंट में परिवर्तन करेंगे तो दूसरी कॉइल में 1 वोल्ट उत्पन्न होता है, तो उसे हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कहेंगे, ठीक है। इसको हेनरी में हम 1 हेनरी उसमें उत्पन्न होगा। तो ये वाला सूत्र भी आप याद रखिए, ठीक है, ये वाला। और इसका यूनिट याद रखिए, वेबर टर्न पर एम्पियर भी इसकी यूनिट हो सकती है म्यूचुअल इंडक्टेंस की, या हेनरी यूनिट हो सकती है, ठीक है। यदि एक कॉइल में हम 1 एम्पियर के करंट प्रवाहित करते हैं तो दूसरी कॉइल में एक वेबर टर्न का फ्लक्स लिंकेज होता है। किसे? दूसरी कॉइल में एक वेबर टर्न का फ्लक्स उसमें लीकेज होता है, लिंकेज, ठीक है। तो उनको म्यूचुअल इंडक्टेंस कहेंगे। क्या बोलेंगे? एक ये सूत्र है जो कि दोनों टर्न्स और बटे में रिलेक्टेंस आएगा, ठीक है। तो इसको आप याद रखिए। और सेकेंड वाला एक इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल इसको बताता है, यदि एक कॉइल का टर्न की संख्या को दुगना करते हैं तथा दूसरी कॉइल के टर्न की संख्या को आधा कर दिए तो म्यूचुअल इंडक्टेंस है। जैसे एक इसमें क्या है, उसको दुगना करा, इसको आधा करा, तो 2 से 2 कट गया, तो कुछ भी परिवर्तित नहीं होगा इसमें, ठीक है। कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। अब इंडक्टेंस की बात करते हैं हम। इंडक्टेंस में स्टोरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या रहेगा? इंडक्टेंस में स्टोर होते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि विद्युत ऊर्जा कहते हैं हम, ठीक है। इंडक्टेंस के चारों ओर बनने वाले चुंबकीय फ्लक्स में कैसा? चुंबकीय फ्लक्स में उत्पन्न होता है। और कैपेसिटर में रहता है विद्युत फ्लक्स में, ठीक है। विद्युत फ्लक्स समय कैपेसिटर में रहता है और इसमें चुंबक फ्लक्स रहता है, ठीक है। और इसमें ऊर्जा एनर्जी रहती है जो स्टोर होती है, वो ई बराबर होगा 1/2 L I स्क्वायर में रहती है, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट
है, इसका याद रखिए। अगर हम देखते हैं सीरीज के अंदर, सीरीज को हम कैपेसिटर को अगर हम ऐड करते हैं, ये कैपेसिटर हम ऐड करेंगे सीरीज में, तो इसको हम जैसे रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं उसी प्रकार हम इसको L1 प्लस L2 में हम प्लस कर लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे पोलरिटी दी है, जैसे ये पोलरिटी है, एक ये पोलरिटी है, तो हम क्या करेंगे इसकी ध्रुवता के अनुसार, जैसे पहले L1 एंड L2, L1 प्लस L2 प्लस हम करें 2m कर ले, जैसे सेम है ये डायरेक्शन में, इधर भी और इधर भी आया। अगर हम जैसे कि अगर इसका अलग रहता, जैसे ये वाला नीचे वाला असमान ध्रुवता रहेगी, जैसे एक इधर है और एक इधर है तो असमान हो गया। तो इसको L1 और L2 दोनों का हम प्लस करें और माइनस में 2m कर लिए, क्या करें माइनस में 2m कर लिए। अगर इंडक्टेंस को अगर हम समांतर में इसको कनेक्ट करते हैं, समांतर में इस प्रकार, जैसे कि L1 ये है, L2 ये हो गया, तो इसको हम इक्विवेलेंट जैसे कि रेजिस्टेंस के अनुसार से निकालें, 1/r का निकालते हैं, जैसे R1 प्लस R2, इसी प्रकार हम इसको भी निकाल लेंगे, ठीक है। यदि म्यूचुअल इंडक्टेंस में ही ध्रुवता दी रही तो हम इसको हम यूज करेंगे, जैसे समान ध्रुव के लिए हम क्या करेंगे, दोनों में माइनस करेंगे, जैसे कि L1 इंटू L2 माइनस m का स्क्वायर करेंगे, बटे में L1 प्लस L2 माइनस 2m करेंगे, ठीक है। ये वाला हमारे पास रहेगा। और यदि विपरीत ध्रुवता रहेगी तो हमारे पास नीचे की साइड प्लस हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास था ये, ठीक है। और ये है हमारे पास एक टाइम कांस्टेंट का है एल, अगर सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस है और एल है इंडक्टेंस, तो इसमें टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए टाइम कांस्टेंट क्या आता है, आरएल सर्किट में सर्किट का स्विच जैसे क्लोज करते हैं हम, जितने समय में करंट के अपनी मैक्सिमम वैल्यू का इतने गुना 0.632 गुना तक पहुंचती है, तो उस समय को टाइम कांस्टेंट हम कहते हैं, ठीक है। जो कि L बटे R है टाइम कांस्टेंट, और कैपेसिटर में CR रहता है, ठीक है, कैपेसिटर रहता है तो उसमें, तो इसको आप याद रखिए। और नेक्स्ट है इसमें कि ईडी करंट क्या होता है, ईडी करंट के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ इसी वीडियो में, ठीक है। ईडी करंट क्या है, देखो कि ये हमारे पास क्या एक ईडी करंट इसमें कैसा उत्पन्न होगा, ठीक है। तो आई स्क्वायर आर के अकॉर्डिंग रहता है। ये किसी लोहे की कोर को अगर हम चुंबक क्षेत्र में घुमाते हैं तो वह चुंबकीय फ्लक्स को काटती है और उसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है। ईएमएफ उत्पन्न होने से करंट उसमें से प्रवाहित होगा, और वो करंट प्रवाहित होने से एक आपस में भी एक क्लोज सर्किट रहेगा उसका, उसमें करंट बहेगा, तो उसके कारण एक लूप बन जाएगा उसका, और खुद उसमें भी हीट उत्पन्न होगा करंट बहने के कारण। तो इसी हीट को मतलब जो रेजिस्टेंस रहता है उसमें, तो इसको लॉस होता है, इस कारण से हीट उत्पन्न होगा तो पावर लॉस होगा, पावर लॉस होगा तो हमारी इफिशियंसी मशीन की घट जाएगी। तो इसी को हम ईडी करंट लॉस बोलते हैं, ठीक है। ईडी करंट लॉस को अगर हम कम करते हैं तो जैसे आर्मेचर है उसको हम लेमिनेटेड कर देते हैं, ठीक है, लेमिनेशन का यूज करते हैं, और दोनों के बीच में क्या है 0.5 mm का जो लेमिनेशन कर दिया वार्निश लगा के, ठीक है। तो ये हमारे पास है। इसको हम करने के लिए हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस के मान को अगर बढ़ा देते तो उसमें करंट क्या हो जाएगी, कम बहेगी, तो उससे हम इसका हम यूज करते हैं, ठीक है। कुछ अलग पदार्थ में वार्निश की परत लगाते हैं तो लेमिनेशन कहते हैं उसका हम, और इन सभी लेमिनेशन को जोड़कर कोर बना देते हैं हम एक, ठीक है, लेमिनेटेड कोर कहेंगे उसको हम। लेमिनेशन कोर से कोर का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और ईडी करंट कम बहेगी उसमें, ठीक है। तो उसमें लॉस को हम कम कर सकते हैं। ईडी करंट को लॉस को निकालने का एक सूत्र ये हमारे पास है, ठीक है। के है जो कि एक स्थिरांक है, जो पदार्थ की प्रकृति के ऊपर निर्भर करेगा, और फ्लक्स डेंसिटी का स्क्वायर और फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, और टी, तो क्या है इसमें, टी हमारा लेमिनेशन की मोटाई है टी हमारे, और वहां पे क्या था वैक्यूम था, ठीक है, वॉल्यूम वी, जो कि वॉल्यूम पदार्थ का वो रहेगा हमारे पास, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको साथ में बता दूं। इंडक्टेंस से जब टी मतलब जैसे सप्लाई को हम ओपन ही करा तो वो ओपन सर्किट के रूप में काम करेंगे, और जैसे सप्लाई उसमें दे दिया तो एक शॉर्ट सर्किट के रूप में काम करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार कैपेसिटर क्या रहता है, कैपेसिटर जैसे हम सप्लाई को देते हैं उस टाइम पे वो शॉर्ट सर्किट में काम करता है, करंट मैक्सिमम को लेता है, वो मैक्सिमम करंट लेता है उस टाइम पे, ठीक है, शॉर्ट सर्किट में। और जैसे समय बढ़ जाता है तो उसमें क्या वो ओपन सर्किट हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये ध्यान रखें आप, दोनों पॉइंटों पे इसको ध्यान रखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले बहुत सारे एग्जाम में भी पूछे जाएंगे और पहले भी पूछे गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए यदि आपको पसंद आता तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप इसको लाइक करें और अपने दूसरे दोस्तों को भी भेजें वीडियो, ठीक है। और
जो भी आपको डाउट है या कुछ भी है, जो भी क्वेश्चन अगर पूछना चाहते हैं आप पर्सनली, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता दें, ताकि हम उससे रिलेटेड पर्सनली आपके लिए वीडियो लाएंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।